मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु मैट्रीवाणी पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको सादर आभार प्रकट करता हूं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन बटन भी दबा दें और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर लें। और मित्रों, एक विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसमें कई सारी बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं। आज का विषय है मेरा मटेरिया मेडिका मैं आपको S1 के विषय में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें और भी करना चाहता हूं। मित्रों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्तमान समय में गुरु मार्ग विद्या की तरह है। आज जो भी विद्यार्थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिस कॉलेज में पढ़ा, वह अपने कॉलेज से निकलने के बाद, इसकी डिग्री लेने के बाद, डिप्लोमा लेने के बाद, कॉलेज जहाँ से अधिक एफिलिएटेड था तो दूसरे किसी और काउंसिलर के पास से जाकर के उसने एफिलिएशन ले लिया या खुद का एक अपना काउंसिल बना लिया। अगर संजोग से उनके गुरुजी दवा भी बनाते थे तो खुद से एक नया अपना फार्मेसी खोल लिया और दवा बेचने लगा और प्रैक्टिस करने का काम किसी भी चिकित्सक ने नहीं किया। और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के डेट में, वो बहुत ही भ्रमित ढंग से प्रैक्टिस कर। बहुत कम चिकित्सक ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष में जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से विनम्रता के साथ और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चिकित्सा करते हैं। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज यही कारण है कि हम इसके रिकॉग्निशन में, जब सरकार हमसे इसके विषय में सत्यता के बारे में पूछती है तो हम बता नहीं पाते हैं। इसके कुछ कारण, कुछ मूल दोष इस पैथी के गुरुओं में भी है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ साथ होम्योपैथिक में बायोकेमिक्स सिखा दिया, किसी ने उनको योगा सिखा दिया, किसी ने उनको एक्यूप्रेशर सिखा दिया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कॉन्फिडेंस होने का ज्ञान बहुत कम लोगों ने अपने विद्यार्थियों को दिया है। मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियाद में ही कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अगर मैं इसके इतिहास को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शब्द से इस पैथी को इन्वेंट किया था। उन्होंने कोई और नाम दिए होंगे इलेक्ट्रो के साथ, लेकिन होम्योपैथी के फॉलोवर्स जो उस समय एकोनाइट, नक्स भूमिका और एलियम सिप्पा को समझ सकते थे, उनको उन्होंने अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी इवेंट को जो है सो पढ़ने और समझने के लिए दिया। तो उन लोगों ने इसका नाम मेरे समझ से इलेक्ट्रो होम्योपैथी रख दिया। ये मैटी साहब का दिया हुआ, जैसा मुझे लगता है। मैं पास कोई प्रमाण नहीं इसका, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं झोल उन लोगों का भी है, सहयोग है, योगदान है। एक विल्मर स्वाबिक जो है, एक जेशोवर्ग की कंपनी थी, वहाँ से जो है सो जर्मनी से इसकी दवाइयाँ आती थी। उन्होंने इसके साथ एक और बड़ा गहरा आघात किया कि एस्कोफ्लोसस सीरीज़ में नक्स भूमिका एक अलग से औषधि थी, बाकी सब कॉमन थे। तो S1 का नाम उसने नक्स भूमिका CP रख दिया, यानी कि नक्स भूमिका का कंपाउंड है। S2 का नाम उसने लाइकोपोडियम CP रख दिया, लाइकोपोडियम का कंपाउंड है। S3 का नाम उसने रेहमपॉल CP रख दिया, यानी कि वो रेहमपॉल का कंपाउंड है। बर्बेरिस वल्गेरिस S5 का नाम रख दिया कि वह बर्बेरिस वल्गेरिस का कंपाउंड है। सोलिडागो का नाम रख दिया S6 का। इस तरह से करके उसने 38 मेडिसिन का अलग अलग किया, तो 60 मेडिसिन का नाम उसने एक प्लांट के नाम पर जो है सो रख दिया। ये सबसे बड़ी विडंबना रही। मैं अपने जो हमारे इलेक्ट्रोपैथी के पूर्वज हैं, जो भारत के, जिनके बदौलत, जिनकी लिखी हुई किताबों को पढ़कर हम लोग आज आगे बढ़े हैं और आज हम इस तरह की बातें कर पा रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य अपने पूर्वजों को गलत ठहराना कदापि नहीं है। मैं किसी अपने पूर्वज को गलत ठहराने की बात नहीं कह रहा हूँ।
क्योंकि उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिए, आज उन्हीं बातों को पढ़कर हम ये कहने के लिए आज समझने के बाद ये कहने के लिए आज कॉन्फिडेंस ला पाए हैं कि वास्तविकता में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है क्या। मित्रों, मेरे कई ऐसे फेसबुक पे मैक्कस रिसर्च सेंटर मेरा फेसबुक आईडी है, उस पर मेरा पेज भी है इसी नाम से। तो वहाँ पर जब कोई चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के किसी रोग के बारे में पूछते हैं, मैं उन्हें कंपोजिशन बता देता हूँ कि आप ये दवा जो है सो यूज़ कर लीजिए। और साथ में मैं एक अपने कंपनी का, चूँकि दवा भी बेचता हूँ, तो मैं एक अपना कंपाउंड भी बता देता हूँ कि भैया ये मेरा पेटेंट है, इसको भी आप यूज़ कर लीजिए। एक हमारे मित्र ने कहा फेसबुक के कि आप जो है सो दवा भी बता देते हैं और अपना पेटेंट भी बता देते हैं, तो फिर आपका पेटेंट कौन लेगा। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा पेटेंट खरीदेगा या मेरा दवाई खरीदेगी या मुझसे नहीं खरीदेगा, किसी और जगह से कम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जान तो गया कि हमको इस रोग में ये दवा प्रयोग करनी है। मैं लास्ट ईयर 15 दिसंबर के आसपास में मैं दिल्ली में भी 2 दिवसीय वर्कशॉप लगाया डॉक्टर बी के नारंग जी के नेतृत्व में। वहाँ पर कई 50-60 चिकित्सक पूरे भारतवर्ष से आए थे। वो आज भी मेरे संपर्क में हैं। जो कहते हैं कि भाई मुझे कंपाउंड चाहिए, तो मैं उनको कंपाउंड, वो पेटेंट चाहिए, मैं पेटेंट भेज देता हूँ। अगर कहते हैं कि मुझे दवा बताइए, मैं दवा बता देता हूँ। भले उससे कोई मुझसे दवा खरीदे या ना, कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पेट भरने के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरे गुरु का आशीर्वाद काफ़ी है। उनके कृपा से दाल रोटी चल जाती है। बस मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ मित्रों, मैं आपको अपना राइवल नहीं बना सकता। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप दवा कैसे बना दें, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। मैं कहूँगा जो फार्मेसी में जो लिखा है उसी विधि से बनाता हूँ। मैं आपको अपना डेमोस्ट्रेशन 1-2 चीज़ों का मैं करके दिखाऊँ। मैं पूरी की पूरी फार्मेसी आपके सामने प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपको दिखा के, आपको सिखा के मैं अपना दुकानदारी चौपट करने का काम करते ही नहीं करूँ। क्योंकि मुझे आपको एक चिकित्सक बनाना है, ना कि मुझे अपना एक प्रतिद्वंदी बनाना है। मैं आपको काउंसिल खोलने का तरीका नहीं बताऊंगा। मैं काउंसिल में 10 साल रजिस्ट्रार के पद पे रहा, पीएच मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रहा कई वर्षों तक। मैं किसी विद्यार्थी को कॉलेज खोलने के लिए नहीं कहा, मैं किसी विद्यार्थी को दवा बनाने के लिए नहीं कहा। कैसे बनता है बता दिया, लेकिन दवा बनाने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा भैया इसको प्रैक्टिस करो। अगर सब कंपनी खोल लोगे, सब काउंसिल ही खोल लोगे, सब कॉलेज ही चलाने लोगे, तो दवा बेचोगे किसको और दवा पढ़ाओगे किसको। तो मित्र ये बात थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ मित्रों आज के विषय पर। मैटी साहब ने एक बहुत बड़ी होशियारी की थी अपने ज़माने में। होशियारी इसलिए कि उन्होंने एक ऐसे प्लांट का एक समूह तैयार किया, 9 प्लांटों का, जिससे आपके सिर से लेके पैर तक के सारे रोग उससे ठीक हो जाए। लेकिन उनकी मात्रा बराबर रखी। मित्रों, फार्मेसी में 2 तरह से दवाइयाँ बनती है। या तो आप सभी का समान भाग रख लीजिए, या सभी का विषम भाग रख लीजिए। यानी कि कोई 10 ग्राम, कोई 5 ग्राम, कोई 2 ग्राम, कोई 1 ग्राम। तो जिसका जितना ग्राम में जिसकी प्रॉपर्टी हो, जितना बाइटर होगा, उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी उसमें आएगी। लेकिन सम भाग जब रखेंगे तो कभी यह काम करेगी और कभी यह न्यूट्रलाइज हो जाएगी। यानी कि जब चारों ओर से किसी एक केंद्र बिंदु पर बल लगेगा तो आकर के वो वहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सभी ओर से बराबर से उस पर दबाव बना रहे, तो वो एक जगह स्थिर हो जाएगा। यही काम H1 करता है। इसमें 9 औषधियाँ हैं, 9 प्लांट हैं। एस्ट्रेक्चस नक्सभूमिका, जो कि इसमें सबसे विवादित औषधि है, इसलिए मैं इसका नाम पहले ले रहा हूँ। इसके अलावा हाइड्रोस्टिस कैंडेंसिस, एस्कोफ्लोरियन नोडेसा, सरसा पिरेला, बैरनिका ऑक्सिनेलिस, टेरेक्सिकम और कैमोमिला, ये जो है
ये औषधियाँ जो हैं इन सब के गुण, कोई कफ पे काम करती, कोई हृदय पे काम करती है, कोई जेनेटल ऑर्गन पे काम करती है, कोई जो है सो इसमें से हृदय पे काम करती है। अब सोचिए कि अब ये बन किस चीज़ की औषधि रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि ये जिन इन अंगों पे कार्य करने वाली ये औषधि बनी, उन सारे अंगों पर एक नक्स भूमिका ने, जिसका प्रभाव वेगस नर्व पर है, ये सारे टॉक्सिकों को लेकर के बाहर निकालने का काम करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से ये औषधि वेगस नर्व की है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ मित्रों, कि आप D1, D2, D3, D4, D5, D6, D10 इन चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि किसी राइटर ने, चाहे वो C.D. मिश्रा की किताब हो, डॉक्टर N.L. सिन्हा की किताब हो, या डॉक्टर वी कुमार साहब की किताब हो, या डॉक्टर मजहर हुसैन साहब की किताब हो, या डॉक्टर कुंडू की किताब हो, सभी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियाँ हैं उनका फर्स्ट फॉर्म में ही जो प्लांट की प्रॉपर्टी है उसी को बेस लेकर के सभी ने किताबें लिखी है। कुछ ने तो इतनी होशियारी कर दी है लिखने में, हालांकि वो ऐसा कहना नहीं चाहिए, मुझे गलत होगा क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कि जैसे लाइकोपोडियम का काम नींद लाने वाली औषधियों में भी किया जाता है। अर्निका का भी काम नींद लाना है, नक्स भूमिका का भी काम नींद लाना है, कैनेबिस सटाइवम का भी नींद लाना काम है। तो लाइकोपोडियम मात्र 5% 5 ड्रॉप है S2 में, और कह दिया कि भाई ये नींद लाने वाली औषधि, इसको खाइएगा नींद आ जाएगी, कुछ दिन तक खाइए नींद आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोग इस तरह से भी वर्णन किए हैं अपनी किताबों में। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप प्लांट की किसी एक प्लांट की प्रॉपर्टी को पढ़ करके आप किसी मेडिसिन के बारे में पूरा का पूरा आप आकलन नहीं कर सकते। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एग्रिकस मैस्केरियस मात्र 5 गुण WE में है। अगर मैं कह दूं कि एग्रिकस मैस्केरियस का पूरा विस्तृत रिपोर्ट ये है कि वह शुगर को बहुत तेज़ी से घटाती है, तो WE पीते पीते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन आपका शुगर नहीं घटने वाला है। हाँ, आपका किडनी का फंक्शन करना थोड़ा ठीक जरूर हो जाएगा, लेकिन शुगर का लेवल कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। उसके लिए आपको एरोबिक टू मेटाबॉलिज्म की जो मेडिसिन है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको F1 का यूज़ करना पड़ेगा, रेड इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना, कैंसरसोफोर का नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बात कर रहा था S1 का। S1 वेगस नर्व के साथ साथ मित्रों ये ग्रंथियों पर भी काम करती है स्क्रोफुला नोडेशा के कारण। इसके कारण इसका जितने भी जंक्शन है, बड़े बड़े जो ग्रंथियाँ हैं उसमें जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उसको ये बाहर निकाल देती हैं। त्वचाओं पे जो अगर किसी टॉक्सिक के कारण अल्सरेशन या उसमें किसी प्रकार के रैसेस वगैरह हो रहे हैं, जैसे अर्टिकेरिया वगैरह में रैसेस निकलते हैं, तो वहाँ पर भी S1 का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इसके अलावा ये स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो प्रॉब्लम होती है या हार्मोनल कंप्लेन जब होता है, जिसके कारण किसी स्त्रियों के उम्र बीत जाती है मगर उनके जो शारीरिक जो विकास होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाते, उस पर भी इसका अच्छा प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी बता दे रहा हूँ कि अगर किसी स्त्री का मुस्टैच, जो स्त्रियों में जो मूछ निकलना कहते हैं या दाढ़ी निकलना कहते हैं, अगर जो अनचाहे बालों को अगर ख़त्म करना है तो उसको भी ख़त्म करने के लिए इसके निगेटिव प्रयोग करने से, और भी इसके साथ औषधियाँ हैं, C1 है, लिम्फोन है, इनका अगर आप यूज़ करते हैं निगेटिव डोज में, यानी कि 1000 या 500 के डोज में डाइल्यूशंस में, तो आपको उससे भी छुटकारा दिलाता है। मित्रों S1 के लिए बस इतना ही। S1 का जो शेष भाग है किस औषधि के साथ कहाँ कैसे मिलाना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मटेरिया का साधारण विषय नहीं है कि मैं आपको 10 मिनट में पूरा S1 समझा दूं। मित्रों आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज मैं YouTube पर मैं पिछले 2 दिन से कुछ अपने वीडियोज़ के साथ कुछ और भी व्यूज़ देख रहे थे। मित्रों मैं पिछले 2 दिन से अपने कुछ वीडियोज़ को बनाने के लिए 2 दिन से मैं कुछ और लोगों के वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैं देखा कि कैरी मिनाटी नाम के लड़के का कल वीडियो जो है सो डिलीट कर दिया गया।
जो मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं उसके बारे में डिटेल्स में गया तो मुझे पता चला कि वो लड़का जो है सो रोस्टेड वीडियो बनाता था, वीडियो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे। और वो उसके जो अभी जो हाल फिलहाल के वीडियो आए थे उसमें करीब बिलियंस एंड बिलियंस जो है सो उसके लाइक हुए थे, और उसमें करीब करीब बिलियंस उसके कमेंट्स भी आए थे। काफ़ी पॉपुलर था इंडिया का वो, यानी कि वो ऐसा लड़का था कि उसका वीडियो के बारे में अगर कहूँ तो मैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था सो वो बनाने वाला था। वो शायद वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है उसका नाम आ जाता है। और उस कंडीशंस में उस लड़के के, भारत के होनहार लड़के के वीडियो को डिलीट कर देना एक यूट्यूब कम्युनिटी के द्वारा बड़ा ही दुखद है। संभव है कि कल मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, हो सकता है ये घटना कल के मेरे साथ भी हो, क्योंकि मैं आज तो शुरुआत हूँ, क्रिएटर हूँ मुश्किल से। मैं 1 महीना मुझे इस चैनल पर आए हुए हुआ। आप लोगों का प्यार और स्नेह अगर मुझे बराबर मिलता रहा, कल के मेरे साथ भी इस तरह की घटना घट जाए। अगर यूट्यूब कम्युनिटी को अगर कोई भी कंटेंट अगर अप्रिय लगता है, उसके प्लेटफॉर्म पर अगर वो पब्लिश होने के लायक नहीं है, तो उसको उसी समय डिलीट कर देना चाहिए। तो इस तरह की बात फैलती नहीं। लेकिन कुछ दिन तक ट्रेंड करने के बाद जब वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाए और उसके बाद अगर उसके साथ में इस तरह की घटना करें, डेट इज़ वेरी सेम। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं अपने भारत के समस्त 135 करोड़ जनता से, जो लोग भी यूट्यूब देखते हैं या फेसबुक चलाते हैं, जो लोग भी फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, अगर वो अपने मोबाइल में टिकटॉक को रखें तो टिकटॉक को अनइंस्टॉल करें, क्योंकि उसके कंटेंट बहुत ही वल्गर रहते हैं, जो कि हम अपने परिवार के साथ भी नहीं देख सकते। यूट्यूब पर भी हैं ऐसे कंटेंट कई, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि 18 वर्ष से नीचे के व्यक्ति इसे न देखें। अब कोई ज़बरदस्ती देख ले तो भाई किसी के हाथ में सेट है, वो कोई कुछ भी करे, उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर लेकिन पेरेंट्स के निगाह में तो खैर नहीं करता है। लेकिन टिकटॉक एक ऐसा है प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि कोई भी कहीं भी उसमें किसी भी तरह का कोई बंदिश नहीं है, और हर तरह का कंटेंट उसमें मिलता है, और जो कि काफ़ी वल्गर होता है। मैं तो कभी लाइक ही नहीं करता, उस पर देखता भी नहीं। और साथ में मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी कहता हूँ कि जो इस लड़के का जो था ये वीडियो जो डिलीट किया गया है, तो इसके कमबैक के लिए जो है सो आप लोग एक ऐसा हैशटैग चलाएं जिसमें जो है सो उसका वीडियो जो है सो फिर से मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि हैशटैग चलाएं जिसमें आप लिखें कि कैरी मीनाटी वीडियो बैक, इस नाम से एक हैशटैग चलाएं अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ भी आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप पर, ताकि उस व्यक्ति को इस यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से एक प्यार और सपोर्ट मिले। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन भी दबा दें, और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो उसको एक लाइक दें। और साथ ही मित्रों, अपना कमेंट्स ज़रूर भेजें, क्योंकि आपके व्यूज़ तो दिखाई देते हैं मगर आपके कमेंट्स जब नहीं दिखते हैं तो मुझे बड़ी जो है सो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें इनकरेज करता है, हमें अंदर से हम उससे इंस्पायर्ड होकर के आपके लिए रोज़ जब भी मेरा विषय आता है मैं एक अच्छी वीडियो लेकर के आने की कोशिश करता हूँ। परसों मिस्टर संडे के दिन जो मेरा फिलॉसफी का डे होता है, मैं उसमें आपसे जो वादा किया था कि मैं SSS पर बताऊंगा, तो मैं वो अपना वीडियो SSS पर लेकर के आऊँगा, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित स्विमिंग, स्ट्रेचिंग, सेक्स, ये किस प्रकार से हमारे बॉडी को फिट रखते हैं एंड फाइन रखते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।